इसमें हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। सबसे पहले एक्सरे के बारे में बात करेंगे। इन सभी से ना शॉर्ट नोट आता है, एक्सरे से, यूएसजी से, एमआरआई है, सीटी हो गया, ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट नोट आता है। तो एक्सरे के बारे में बात करेंगे तो एक्सरे आर फॉर्म ऑफ रेडिएशन सिमिलरली टू लाइट रेज, और ये क्या होती हैं, दे आर मोर एनर्जेटिक देन लाइट रेज एंड आर इनविजिबल टू ह्यूमन आई। दे आर क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है, एक्सरे पासेस ईजिली थ्रू air and soft tissue of the body when they encounter more dense material like tumor, bone, metal fragments they stop, ठीक है। और diagnostic x-ray are performed by positioning the part of the body to be examined between a focused beam of x-ray and plate, ठीक है। एक साइड से बीम सारी होती है और एक साइड प्लेट रखी हुई होती है। और द ग्रेटर द डेंसिटी द मोर दे एब्जॉर्ब द रेज, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, बोन एब्जॉर्ब मोर एक्सरे देन फैट, मसल्स एंड ट्यूमर, और मे एब्जॉर्ब सम एक्सरे एंड द सराउंडिंग टिश्यूज एज वेल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोई भी ये बोन्स होंगी ना, डेंस मटेरियल, वो हमेशा हमेशा सफ़ेद दिखाई देंगे, और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे वो हमेशा ग्रे और ग्रे कलर के दिखेंगे, एंड एयर जो है वो ब्लैक दिखाई देती है, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है, बोन फ्रैक्चर में, जॉइंट डिसलोकेशन में, गैस्ट्रोलॉजी में, जैसे प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इज यूज टू सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड कैल्सिफाइड लिम्फ नोड। इसके अलावा बेरियम मील, बेरियम एनीमा का यूज़ करते हैं हम लोग। तो बेरियम सल्फेट इज़ यूज्ड फॉर रेडियो ओपेक सब्सटेंस, it is used to identify GI pathology, and before the procedure of x-ray abdomen barium meal the bowel should be prepared, ठीक है। फिर जैसे एक आता है पॉइंट, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे जो है दो व्यूज़ होते हैं इसके, पोस्टीरियो एंटीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, दो व्यूज़ होते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे जो होता है पोस्टीरियो एंटीरियर PA व्यू का स्टैंडर्ड होता है, और एंटीरियर चेस्ट एंड द, ये इतना बस ध्यान रखना है कि PA व्यू जो है स्टैंडर्ड व्यू है, ठीक है। और जो एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू होता है, इसमें एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो हैं बड़े दिखाई आते हैं। अब इसमें से आपने ध्यान रखना है कि आपने पहले तो चेक करना है कि AP फिल्म्स आर यूजुअली मार्क और अदरवाइज PA व्यू है, यही समझना है अगर उसमें लिखा हुआ नहीं है चेस्ट फिल्म, कोई भी एक्सरे फिल्म में, ठीक है। और चेस्ट जब एक्सरे किया जाता है ना, तो उसमें हमेशा ज़्यादातर पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू PA व्यू ही मोस्ट कॉमन होता है। अब इसमें क्या क्या देखना है वो बताया जा रहा है ना, तो आप पहले लंग फील्ड देखते हैं, लंग का एरिया देखना है, ये जो है इक्वली ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, कहीं पे आपको डार्क दिखेगा थोड़ा सा तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फिशर्स आपको हॉरिजॉन्टल फिशर्स आपको क्लियरली दिखने चाहिए, राइट हीलियम टू 6th रिब इन द एक्सिलरी लाइन। फिर आप क्या करेंगे कि लंग एपाइसिस को देखेंगे, और ये क्या है, लंग एपाइसिस चेक करेंगे कि वहाँ पे किसी तरीके का कोई मास कैविटी या कोई कंसोलिडेशन तो नहीं है, क्लेविकल के आसपास के एरिया में भी। ट्रेकिया देखेंगे, ठीक है, सेंट्रली वो है कि नहीं है, मिडवे बिटवीन द एंड्स, दोनों क्लेविकल के बीचों बीच वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। और पैराट्रेकियल मासेस, रेट्रोस्टर्नल गोइटर, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे देखनी है। हार्ट जब आप देखेंगे एक्सरे में, तो हार्ट का शेप देखेंगे नॉर्मल है कि नहीं है, उसका डायमीटर चेक करेंगे, ठीक है। और बस इसके और देख लेंगे कुछ रेट्रो कार्डियक मास तो नहीं वहाँ पे मौजूद है। अब बात करेंगे हाइला की, तो हाइला क्या है, द लेफ्ट हाइलम शुड बी हायर देन द राइट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेफ्ट वाला जो है ऊपर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू राइट हाइलम, और आपको उनकी साइज़ देखनी है, डेंसिटी देखनी है। फिर डायफ्राम की अगर बात की जाए तो डायफ्राम आपको देखना चाहिए, हेमी डायफ्राम शुड बी हायर देन द लेफ्ट, ठीक है। एक साइड का थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, एक साइड का थोड़ा नीचे की ओर रहता है। इसके अलावा फिर आपको कॉस्टोफ्रेनिक एंगल यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने होते हैं, ब्रेस्ट शेडोज़ जो हैं फीमेल के केस में दिखाई आती हैं। नेक्स्ट टाइप का जो इमेजिनिंग टेक्निक है दैट इज़ मैमोग्राफी, ठीक है। मैमोग्राफी भी कम्स अंडर एक्सरे ओनली, ठीक है। तो मैमोग्राफी आर स्पेशलाइज्ड एक्सरे दैट क्रिएट्स डिटेल इमेजेस ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दे आर यूज
टू स्क्रीन फॉर एंड डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर्स एंड ब्रेस्ट कंडीशन सच एज सिस्ट। ठीक है, तो मैमोग्राफी एक तरीके का एक्सरे है, स्पेशली ब्रेस्ट के लिए किया जाता है टू डायग्नोज एनी कैंसर और सिस्ट। ठीक है, इसके अलावा और 40 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं ना, उन्हें हर साल में एक बार करीबन मैमोग्राफी कराना चाहिए। फिर आता है इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, IVP। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक तरीके की एक्सरे ही होती है। इसमें क्या करा जाता है कि एक डाई डाली जाती है और फिर मेनली ये यूरिनरी ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए ये चीज़ की जाती है। इससे हम लोग किडनी स्टोन, स्ट्रक्चर है, ब्लैडर कैंसर है, ये सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं और इसको आजकल एक्सक्रीटरी यूरोग्राम कहा जाता है। फिर एक टेक्निक होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोस्कोपी। ये भी क्या होता है, एक्सरेज का यूज़ होता है। इसमें भी बॉडी ऑर्गन्स की हम लोग इमेजेस लेते हैं while they are in motion. A continuous X-ray beam is focused on the part of the patient being examined. ठीक है, ये चीज़। और मेनली ना जब कभी भी हम लोग कॉर्टिसोल का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जा सकता है चेक करने के लिए कि सही लग रहा है या नहीं। फिर एक टेक्निक होती है जो होती है डेक्सा स्कैन, also known as bone density scan. DEXA is standard method of measuring bone mineral density. ठीक है, डेक्सा स्कैन से बोन की डेंसिटी पता करी जाती है। डेक्सा स्कैन्स आर ऑफन यूज टू स्क्रीन फॉर बोन थिनिंग इन डिजीजेज लाइक ऑस्टियोपोरोसिस, स्पेशली इन विमेंस आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, और सम डेक्सा यूनिट्स यूजेज अल्ट्रासाउंड इंस्टेड ऑफ USG। फिर एक टेक्निक होती है जो कि होती है कैट स्कैन, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी। ये भी नॉन इन्वेजिव मिनिमम इन्वेजन टेस्ट होता है जिसमें एक्सरे यूज़ होती हैं अगेन। ठीक है, डिफरेंट एंगल्स पे बॉडी में डाला जाता है, एक 3 डायमेंशनल इमेज हमको बॉडी का यहाँ पे क्रिएट करवाना रहता है। इट में बी परफॉर्म्ड अलोन विद द यूज़ ऑफ स्पेशल डाइज एज वेल। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट भी इसमें यूज़ किया जाता है। और this test may be used when a area inside the body needs to be viewed at multiple angle and greater detail. ठीक है, तो ये सारा अबाउट एक्सरे हुआ। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है अबाउट द USG। ठीक है, USG क्या होता है, USG also known as diagnostic sonography ultrasonography is a diagnostic imaging technique based on the application of ultrasounds। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे बोन हो गया, जॉइंट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड इंटरनल ऑर्गन्स हो गया। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि सोनोग्राफी जो है डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक दोनों ही पर्पज़ के लिए किया जाता है। और कई बार जैसे बायोप्सी कर रहे हैं या ड्रेनेज कर रहे हैं तो भी उस टाइम पे भी हम लोग USG लगा के देखते रहते हैं साथ के साथ और करते रहते हैं। इज़ इफेक्टिव सोनोग्राफी इज़ इफेक्टिव इन इमेजिनिंग सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर सच एज मसल, टेस्टिस, ब्रेस्ट, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, इन सबको देखने के लिए ये चीज़ अच्छी होती है। डीपर स्ट्रक्चर्स जैसे कि लिवर हो गया, किडनी हो गया, उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं। इसके लिए आपको लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर रिजोल्यूशन एंड ग्रेटर पेनिट्रेशन की ज़रूरत होती है। अब यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट सिस्टम की बात की जाए तो GIT में तो हम यहाँ पे जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के, वो सभी कुछ विजिबल होते हैं। पेनक्रियाज, एओर्टा, इंफीरियर वेना केवा, लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट, ये सारी चीज़ें विजिबल होती है। साउंड वेव्स आर ब्लॉक्ड बाय द गैस इन द बाउल एंड वीक इन डिफरेंट डिग्रीज बाई फैट। ठीक है, तो कहीं पे अगर ना गैसियस डिस्टेंशन है तो वहाँ पे गैस की वजह से ये चीज़ ब्लॉक हो जाएगी, तो हम पता चल जाएगा इधर गैसियस डिस्टेंशन है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अगर आप देखने चलें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, ये डॉपलर एंड ड्यूप्लेक्स इमेजिंग आर यूज टू नो आर्ट्रियल एंड वीनस पैथोलॉजी, तो वहाँ पे यही USG ही यूज़ किया जाता है। फिर यूरिनरी सिस्टम में भी क्या है, पेल्विक सोनोग्राफी होती है टू चेक द ब्लैडर, प्रोस्टेट, टेस्टिस, ये सारे ऑर्गन्स को जांचने के लिए। ठीक है, और 2 तरीके से होती है जो यूरोलॉजी होती है, वो एक तो एक्सटर्नली होती है एब्डोमेन के ऊपर रख के, और एक होती है ट्रांसवेजाइनली या ट्रांसरेक्टली ये चीज़ की जाती है। ठीक है, और ट्रस होता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, ये एक इन्वेस्टिगेशन होता है स्पेशली हम लोग फिस्टुला के ट्रैक जानने के लिए, पॉलिप है, अल्सर्स, फीकल इनकॉन्टिनेंस है, ये सारी कंडीशन में हम जानने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर हमको देखना है दैट इज़ CT स्कैन। तो CT स्कैन इट इज़ अ मॉडिफाइड रेडियोलॉजिकल टेक्निक
ठीक है। और दिस टेक्निक इज़ यूज टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स एंड माइनर पैथोलॉजीज, जो कि क्या है हम लोग अदर इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं लगा पा रहे हैं, एक्सरे और यूएसजी से जो चीज़ पता ना लगा पाए, ऐसी चीज़ों को आप यहाँ से जान सकते हैं। कंप्यूटेड टोपोग्राफी इज़ अ न्यू मेथड ऑफ फॉर्मिंग इमेजेस फ्रॉम एक्सरे। ठीक है, इसमें एक्सरे का यूज़ होता है। दिस इज़ अ मल्टी डायरेक्शनल स्कैनिंग ऑफ द बॉडी एंड साथ ही साथ व्हेन एक्सरे आर सब्जेक्टेड टू बॉडी टिश्यू, क्या होता है, कुछ एक्सरे तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ क्या होता है डिटेक्टर्स उनको लेके इधर उधर जो है उसको स्प्रेड कराता है। मल्टी डायरेक्शनल एक्सरेज आर टेकन इन सीटी। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, ठीक है, एक्सरे सोर्स, एक्सरे डिटेक्टर, ये सब यूज़ किया जाता है। फिर एक्सरे सोर्स आता है, फिर एक डिटेक्टर आता है। ये वैसे प्रोसीजर है, ये आपको करना नहीं है। अब जैसे ना ये सीटी स्कैन है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमने यूज़ करना है उसका ही एक्सरेज ही इसमें यूज़ होती है फाइनर इमेज देखने के लिए, ठीक है। और ना ये अब एक तरीके का होता है कॉन्ट्रास्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ डाई इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनस कॉन्ट्रास्ट इज गिवन इन रूटीन स्कैन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसको पता लगाते हैं। कंपेयरिंग द फिल्म बिफोर एंड आफ्टर द सीटी, सर्टेन टिश्यू शोज सम इन्हेंसमेंट इन देयर डेंसिटी, ठीक है, कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है वो कॉन्ट्रास्ट से अलग चमक के आ जाती है। CT does not involve exposure of radiation in the form of X-ray, but the benefit of a accurate diagnosis for the more risk। ये सब कुछ कर। इसके अलावा क्या होता है कि नर्सिंग मदर्स शुड वेट 24 आवर्स फीड, जैसे उन्होंने अगर ये कॉन्ट्रास्ट सीटी करवाया तो उनको 24 घंटे वेट करना चाहिए ताकि पूरा का पूरा कॉन्ट्रास्ट शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाए, उसके बाद ही ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। और इसकी दिक्कत यही है कि इससे कुछ स्किन एलर्जीज आदि हो सकती हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं कि अनलाइक अदर मेथड सीटी ऑफर मोर डिटेल्स, ठीक है, मोर डिटेल्स, मैनी टाइप ऑफ टिश्यूज़, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, सभी कुछ इसमें बहुत बढ़िया से विजुअलाइज होता है। इज़ नॉन इन्वेजिव, पेनलेस एंड एक्यूरेट। डायग्नोसिस मेड बाय सीटी कैन अवॉइड एक्सप्लेनेटरी सर्जरीज एंड सर्जिकल बायोप्सीज, ठीक है। इसको अगर करा लेंगे तो काफ़ी सारी अननेसेसरी सर्जरीज आदि आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीटी कैन बी आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स, मेकिंग इट यूजफुल टू डायग्नोज, टू गाइड रेडियोथेरेपी, नीडल बायोप्सी, ये सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन all soft tissues abnormalities like brain, lungs, abdomen can be scanned thoroughly। तो important is कि CT soft tissue के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज MRI। MRI क्या होता है? MRI इज अ एक्साइटिंग advancement in radiology since a few decades it has occupied significant place, ठीक है। इसमें क्या होता है, हायर रिजोल्यूशन का मल्टी प्लेन में 3D इमेज आता है और सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इसमें रहता है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एनी न्यूक्लियाई विद अनपेयर प्रोटॉन बिहेव लाइक अ मैग्नेट व्हेन दे स्पिन, ठीक है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। व्हेन दीज न्यूक्लियाई आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, they release some energy in the form of radio signal, these radio signals are converted into the image। प्रोसीजर में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके की MRI मशीन होती है, आपको पेशेंट को इसको लेटाना होता है, उस मशीन के अंदर वो जाएगा, तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और फिर इमेज निकलेगी। एडवांटेजेस क्या हैं? इट डू नॉट हैज़ आयनाइजिंग रेडिएशन सो इट इज़ सेड टू बी सेफ। हाई इंट्रेंसिक कॉन्ट्रास्ट होता है। इन एनी प्लेन द इमेज कैन बी टेकन विदाउट चेंजिंग द पेशेंट पोजिशन। नो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, 20 से 30 मिनट लगता है इसमें करीबन। दिस इज़ ऑपरेटर डिपेंडेंट टेक्निक, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, पेशेंट विथ पेस मेकर एंड अदर मेटल इम्प्लांट्स कैन नॉट बी स्कैन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है दैट इज़ बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी इज़ द रिमूवल ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द पर्पज ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसका आप स्टडी करने के लिए टिश्यू को जब शरीर से निकालेंगे दैट इज बायोप्सी। एंडोस्कोपिक बायोप्सी इज इंडिकेटेड व्हेन देयर इज सस्पेंशन ऑफ एबनॉर्मल म्यूकोजल टिश्यू
टू एसेस रिस्पॉन्स टू अ थेरेपी, कन्फर्म एनी टिश्यू, ये सारी चीज़ें आप करते हैं बेसिकली, ठीक है। इंडिकेशंस क्या होते हैं? परसिस्टेंट मोर देन 2 वीक्स, कोई लीजन है वहाँ पे लगातार 2 हफ्ते से है मौजूद, ठीक है, और कोई उसका कारण आप जान नहीं पा रहे हैं। एनी इन्फ्लेमेटरी लीजन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लोकल ट्रीटमेंट, 10 से 14 दिन ट्रीटमेंट चल गया फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। परसिस्टेंट हाइपर कीरेटोटिक चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, और परसिस्टेंट ट्यूमर है वहाँ पे आपको नियोप्लेशिया का सस्पेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या रहता है? इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ऑफ अननोन कॉजेज़ लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। कोई सर्जिकली आपको कुछ चीज़ निकालनी है एक्साइज आउट की तो आप करा दीजिए, ठीक है। बोन लीजन्स हैं तो आप करवा दीजिए, ये सब में आप करा सकते हैं, ठीक है। और जिसमें भी आपको मैलिग्नेंसी का लग रहा है वहाँ करवा लीजिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस है कि पुअर जनरल कंडीशन है तो नहीं कराना है। एक्यूट वेरी वायरुलेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन में आपने नहीं कराना है। और इसके अलावा ये बोन डिस्केरेसिया यानी कि कोई भी बोन की डिजीज़ है, ठीक है, बोन की, बोन मैरो की कोई भी डिजीज़ है वो सब नहीं करानी है, उस सब में नहीं कराना है आपको, ठीक है। और वेस्कुलर ओरिजिन में नहीं करा सकते। टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक्सीजनल बायोप्सी, इंसीजनल बायोप्सी, पंच बायोप्सी, फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी, एक्सफोलिएशन साइटोलॉजी, एफएनएसी, ब्रश बायोप्सी, ठीक है। मल्टीपल टाइप्स के होते हैं ये। और थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में देखेंगे। एक्सीजनल बायोप्सी में क्या होता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लीजन इसमें रहेगा, ठीक है। और 2 से 3 mm का जो है आपको लेना होता है। इसमें डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक दोनों ही हो गया, वो लीजन ही काट के हटा दिया, ठीक है। नीड नॉट टू परफॉर्म एनी सेपरेट सर्जरी। और अगर कोई शुड बी एम्प्लॉयड विथ स्मॉल लीजन्स, लेस देन 2 सेंटीमीटर का लीजन है तब आप ये कर दें। और द लीजन ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपेयर बेनाइन, अगर आपको वो बेनाइन लग रहा है तब आप करें उसको, ठीक है। और व्हेन कंप्लीट एक्सीजन विथ मार्जिन ऑफ द नॉर्मल टिश्यू, ये आपको देखना नहीं है। 2 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपको ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीजनल बायोप्सी। फिर आता है इंसीजनल बायोप्सी, रिमूवल ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लीजन, ठीक है, केवल हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए। जो भी 2 सेंटीमीटर से बड़े हैं लीजन उसमें आप इंसीजनल करेंगे। डेंजरस लोकेशन पे मौजूद है, कोई नर्व पे है, वेसल पे है, तो आपको इंसीजनल बायोप्सी करना पड़ेगा। मैलिग्नेंसी का ज़्यादा आपको सस्पेंशन है तो इंसीजनल बायोप्सी करेंगे। टेक्निक्स की बात करें तो वेज फैशन में ले सकते हैं, नैरो डीप स्पेसिमेन, ये करने की ज़रूरत नहीं। फिर पंच बायोप्सी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि यूजिंग अ पंच आप इसको निकालेंगे। और म्यूकोजल लीजन दैट कांट बी रीच्ड बाय कन्वेंशनल मेथड, तब आपको ये यूज़ करना पड़ेगा और इससे टिश्यू की कुछ क्रशिंग हो जाती है। फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी होती है, इसमें अ टिश्यू बायोप्सी सेंड टू द लैब इमीडिएटली फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बाय अ पैथोलॉजिस्ट फॉर इमीडिएट डिनायल और कन्फर्मेशन ऑफ द मैलिग्नेंसी। जब आप एकदम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं तो फ्रोजन सेक्शन बायोप्सी यूज़ होती है। स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेशल माउंटिंग मटेरियल लेबल्ड एंड इमीडिएटली टेकन टू द लेबोरेटरी। फिर एक होता है एफएनएसी, एस्पायरेशन बायोप्सीज। इसमें क्या होता है? एक पतली सी निडल होती है, वो निडल को इंजेक्ट करते हैं, उस निडल के मुंह पे टिश्यू लग के आता है, बाहर निकालते हैं। एस्पिरेशन बायोप्सी इज द यूज ऑफ निडल एंड सिरिंज टू पेनिट्रेट अ लीजन फॉर एस्पायरेशन। जैसे मैंने बताया सिरिंज का यूज़ करते हैं, निडल का यूज़ करते हैं निकालने के लिए बाहर, ठीक है। 18 से 24 गॉज का निडल रहता है, ये कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है कि कोई फ्लूइड आदि है तो वो चीज़ भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया भी हुआ है डायग्राम में। इंडिकेशन क्या है? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड विद इन द लीजन, टू नो द टाइप ऑफ फ्लूइड विद इन द लीजन, व्हेन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ बोन कैविटी, ठीक है। बोन कैविटी के अंदर अगर आपको चेक करना है तो ये चीज़ देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है? ऑब्टेन सेल्फ फ्रॉम एनी साइट ऑफ द बॉडी, लेस एफर्ट्स चाहिए, क्विक मेथड है, कैन बी डन रिपीटेडली। डिसएडवांटेज है कि सुई है तो पेनफुल रहेगा। ग्रेटर स्किल्स चाहिए। निडल क्या होता है? कई बार वाइटल्स को डैमेज कर सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग इसमें पॉसिबल है। और वो जो ट्यूमरस सेल्स है ना, वो क्या है, इधर उधर कहीं और भी बॉडी में फैल सकता है निडल बाहर निकालते टाइम। और मैलिग्नेंट सेल्स जो है नॉर्मल टिश्यू में फैल जाएगा। फिर एक होता है एक्सफोलिएशन
एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्सफोलिएटेड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग स्पेशल स्टेन। ठीक है, स्टेन की सहायता से आप टिश्यू की स्टडी करेंगे। कैन नॉट बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, और मोस्ट कॉमनली जो है पेप्समेयर स्टेन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्लीन द सरफेस लीजन वाली, यूज मॉइस्चर टंग ब्लेड और सीमेंट स्पैचुला टू स्क्रैप द लीजन मैनी टाइम्स इन सिंगल डायरेक्शन। ठीक है, फिर खुरेज के आपने निकाल लिया उसको, जो भी निकाला उसको क्लीन ग्लास स्लाइड पे डालो, उसमें स्टेन डालो और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है देखो। एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ अ डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग प्रोसीजर। ठीक है, और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है ये, और मे बी हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग पोस्ट रेडिएशन चेंजेस। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस है नॉट वेरी रिलायबल, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। एंड ब्रश बायोप्सी होता है कि आपने क्या करना है, स्पेसिमेन फॉर सेल कल्चर और साइटोलॉजिकल एनालिसिस आर ऑब्टेन्ड यूजिंग ब्रशेस। फिर एक होता है डेंजर ऑफ, यहाँ पे बताया हुआ है डेंजर ऑफ बायोप्सी क्या रहता है, कई बार इससे कंटामिनेटेड हो जाते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ कंटामिनेटेड सेल, हैमरेज, इन्फेक्शन, वुंड ऑफ कैंसर टिश्यू और ऑपरेटिव ट्रॉमा, ये सारे जो हैं इसके नुकसान हो सकते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा अबाउट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज्ड इन सर्जरी। ठीक है, तो यही सब आपके सिलेबस में था, वो हमने पूरा कवर किया। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केयर ऑफ एड्स, HIV एंड हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पेशेंट्स। तो सबसे पहले क्या क्या ध्यान रखना है, HIV जो है वायरस होता है, ये एक बीमारी कराता है जिसका नाम होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलता है, पेरिनेटली मदर से बच्चे में ये फैलता है। ठीक है, ब्लड, सीमेन, वेजाइनल सिक्रीशन, सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, CSF, एमनियोटिक फ्लूइड, यूरिन, यहाँ सब से ये फैलने का इसका खतरा रहता है। फिर एक चीज़ रहती है जो कि होती है हेपेटाइटिस बी, ये अगेन एक वायरल इन्फेक्शन है, जो कि नाम से पता चल रहा है हेपेटाइटिस बी, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बी इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट अटैक द लिवर एंड कैन कॉज बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये किसी भी तरीके से फैल सकता है, बॉडी फ्लूइड से मेनली। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करेंगे। तो अब हमें अपना ध्यान कैसे रखना है कि पेशेंट को ट्रीट करते करते कहीं ये चीज़ हमें ना लग जाए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को ब्लड प्रिक किया हुआ है, पेशेंट का कोई फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारा कहीं ओपन वुंड था उसके साथ सीधे सीधे कांटेक्ट में आ गया, तो ये चीज़ की दिक्कत रहती है। तो क्या क्या ध्यान में रखना है। और कई बार होता है कि हमने पेशेंट को कुछ निडल से ब्लड निकाला था या कुछ हमने इंजेक्शन लगाया था, उसका ब्लड लगा हुआ था, हेपेटाइटिस का पेशेंट था, वो निडल गलती से हमने केयरलेसनेस के कारण वो निडल हमारी फिंगर में प्रिक हो गई, तो अब क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा हमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ का थोड़ा सा क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे वो बताया हुआ है। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर बताया हुआ है कि वो जो कि क्या होते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ट्रेनीज हुज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट और ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द पेशेंट्स। ठीक है, और इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने होते हैं। पहले तो हैंड हाइजीन होता है। ठीक है, हैंड हाइजीन में क्या है, आपको बिफोर हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट आपको हैंड हाइजीन करना है। आफ्टर कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब इन सब के कॉन्टैक्ट में आने के बाद हैंड वॉश करना है। ठीक है, क्लीन करना है, हैंड हाइजीन। आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स इंटैक्ट स्किन, ठीक है, जब आप टेकिंग पल्स, ब्लड प्रेशर, तब भी आपको जो है हाइजीन मेंटेन रखना है, अपना हैंड वॉश करिए, क्लीन रहिए। इफ़ हैंड्स आर लाइकली टू मूव फ्रॉम कंटामिनेटेड बॉडी साइड टू अ क्लीन बॉडी साइड ड्यूरिंग द केयर, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, हर बारी आपने जो है हैंड सैनिटाइज अपने करने हैं, इतनी बार आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। वॉश हैंड्स विथ नॉन एंटी माइक्रोबियल और एंटी माइक्रोबियल सोप एंड वाटर इफ कॉन्टैक्ट विथ स्पोर्स इज लाइकली टू अकर, और डू नॉट वेयर आर्टिफिशियल फिंगर नेल और एक्सटेंडर्स इफ़ ड्यूटी इंक्लूड, ये सारी चीज़ें कुछ खास नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना है कि आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है और ये
हर बार आपने इन सिचुएशंस के बाद अपना हैंड वॉश करना ही है, ठीक है। ग्लव्स की बात की गई है, तो ग्लव्स के लिए क्या बोला हुआ है, वेयर ग्लव्स विथ प्रॉपर फिटिंग एंड ड्यूरेबिलिटी अप्रोप्रिएट टू द टास्क, ठीक है। वेयर डिस्पोजेबल मेडिकल एग्जामिनेशन ग्लव्स फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर, ठीक है। और रिमूव ग्लव्स आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, डू नॉट वेयर द सेम पेयर ऑफ ग्लव्स अगेन एंड अगेन, चेंज द ग्लव्स ड्यूरिंग द पेशेंट केयर, ठीक है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में लिखा है चेंज ग्लव्स ड्यूरिंग पेशेंट केयर इफ हैंड्स आर लाइकली टू मूव फ्रॉम कंटामिनेटेड बॉडी साइड टू अ क्लीन बॉडी साइड। मान लीजिए कोई वुंड था, ठीक है, इन्फेक्टेड है, कंटामिनेटेड है, वहाँ टच किया, अब आपको किसी बॉडी के दूसरे एरिया में टच करना है, माउथ में मान लो कहीं टच करना है या कहीं और दूसरे एरिया में टच करना है जो कि कंटामिनेटेड नहीं है, तो अब आपको ग्लव्स चेंज करके ही टच करना है उसको। इसके अलावा बोला हुआ है कि सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस की बात यहाँ पे की गई है कि आपने बिल्कुल ध्यान रखते हुए पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है और बिल्कुल निडल के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, बहुत ही प्रिकॉशियस रहना है वहाँ पे, क्योंकि निडल क्या होता है कई बार खुद को ही ब्रेक हो जाती है। तो यूज़ एन एंटीसेप्टिक टेक्निक टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ अ स्टराइल injection equipment. Needles, cannula, syringe are sterile, single use time. They should not be reused for another patient. Do not recap, bend, break or hand manipulate यूज्ड निडल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। फिर प्रिकॉशंस फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर्स के लिए बोला हुआ है कि जैसे सर्जरी वगैरह चल रही है तो वहाँ पे भी कुछ कुछ ध्यान रखना है कि जैसे इन ऑपरेशन और डिलीवरी रूम्स, एमरजेंसी डिपार्टमेंट, ओपीडी इंक्लूडिंग बोथ फिजिशियन, डेंटिस्ट, क्लिनिक, कहीं पे भी, ठीक है, सब जगह आपको ध्यान रखना है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, एंजियोग्राफिक प्रोसीजर्स, वजाइनल और सिजेरियन डिलीवरी, इन्वेजिव ऑब्स्ट्रेटिक प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, सभी जगह आपको खास ध्यान रखना है, इन सब जगह भी, ठीक है। ये सब क्या है, प्रिकॉशंस फॉर इन्वेजिव प्रोसीजर। इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्व जहाँ पे सर्जिकल चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रॉमेटिक इंजरी है वहाँ पे, तो ये सारी जगह हो सकती है कुछ ना कुछ इंजरी, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे खास ध्यान रखें। ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि क्या है इन्वेजिव प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनका स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन जो है कभी भी ब्लड या और किसी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। पेशेंट के ब्लड, पेशेंट का कोई भी बॉडी फ्लूइड हमारी स्किन के, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, इसका खास ध्यान जो है हेल्थ वर्कर्स को रखना चाहिए। ग्लव्स एंड सर्जिकल मास्क मस्ट बी वॉर्न ड्यूरिंग ऑल द इन्वेजिव प्रोसीजर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव आई वेयर और फेस शील्ड शुड बी वॉर्न, ठीक है। और जिसमें क्या है ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं, खून के छींटे पड़ सकते हैं, बॉडी फ्लूइड है तो उसके छींटे पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में आपको प्रॉपर ग्लव्स हैं, आई मास्क है, सॉरी फेस मास्क है और चश्मा वगैरह है, आई वेयर, सब कुछ प्रॉपरली ध्यान रखना होता है, ठीक है। और इफ़ ग्लव इज टॉर्न और अ निडल प्रिक और अदर इंजरी अकर, द ग्लव शुड बी रिमूव्ड एंड अ न्यू ग्लव शुड promptly used promptly as patient safety permits. The needle or instrument involved in the incident should be removed, ठीक है। अगर कोई चीज़ जैसे क्या हुआ, ग्लव्स आपका फट गया ड्यूरिंग द प्रोसीजर, चेंज करो उसको, ठीक है। क्या हुआ, ग्लव्स में या प्रिक हो गया निडल या कुछ भी हुआ तो उसको आपने चेंज करना है इमीडिएटली। इसके अलावा द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉलोइंग अ निडल प्रिक इंजरी विद निडल फ्रॉम अ इन्फेक्टेड सोर्स जो है HIV का कम रहता है, हेपेटाइटिस C का कम रहता है, बट हेपेटाइटिस B, ये चीज़ वही वाली बात है कि क्या होता है कि पेशेंट को प्रिक किया हुआ था, उस प्रिक की हुई निडल का ही प्रिक हो गया हमारे अपनी फिंगर में, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि किसका खतरा सबसे ज़्यादा है, इस तरीके से निडल प्रिक में ना सबसे ज़्यादा खतरा रहता है हेपेटाइटिस B का, ठीक है। हेपेटाइटिस B का भयंकर खतरा रहता है। 3% चांसेस रहते हैं कि आपने पेशेंट को प्रिक किया था, सेम निडल से आप गलती से खुद प्रिक हो गए, तो 3% चांस है कि हेपेटाइटिस C होगा, 0.3% चांस है HIV होगा, लेकिन 60 to 30% चांस होता है हेपेटाइटिस B होने के, तो ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। हेपेटाइटिस B का फिर इम्यूनाइजेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ हेल्थ वर्कर अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ HPV इज़ अ इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। रूटीन जो है हेपेटाइटिस B का इम्यूनाइजेशन रूटीनली होते रहना चाहिए। हेपेटाइटिस B वैक्सीन इज़ इफेक्टिव
कॉस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली अवेलेबल, हेल्थ वर्कर्स शुड बी इम्यूनाइज्ड अर्ली इन देयर करियर्स, यूज़ कब करना है 0, 1, 6 मंथ्स ऑफ शेड्यूल में 3 इंजेक्शंस लगते हैं, डू नॉट एडमिनिस्टर बूस्टर रूटीनली बिकॉज प्रोटेक्शन इज़ लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी अबाउट केयर ऑफ एड्स, HIV एंड हेपेटाइटिस इन्फेक्टेड पेशेंट से रिलेटेड था, जो हेल्थ वर्कर्स को ध्यान रखना है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।